इस पूरी जंग में आप ये मत समझिए कि ये भारत पाकिस्तान की जंग थी, ये जंग वेस्ट एशिया की भी जंग थी। इजराइल वर्सेस तुर्की है, ये जंग चीन की भी जंग थी, इंडो पैसिफिक की भी जंग थी। ट्रस्ट मी, देयर इज समथिंग मिस्टीरियस दे माइट बी प्लानिंग। मेरे को रोज वहाँ से इंफॉर्मेशन आती है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होगा? करेक्ट, दैट्स माय थॉट। देयर विल बी अ सिचुएशन दिस ईयर, आई थिंक, जब फिर से हालात खराब होंगे। दैट्स माय असेसमेंट, आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड। तस्वीर दिखाई गई थी मेरे पास, वो तस्वीर भी, एक मैप दिखाया गया था। तो एक स्ट्राइक नियर बाय कराची भी हुई है, ये कंफर्म है। ऑपरेशन सिंदूर की पहले ब्रीफिंग हुई, वहाँ क्या माहौल था? बाद आर्मी की प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, तो उन सब में मैं था। तो वहाँ पे मैं लोगों के चेहरे देख सकता था जो आपको टीवी में नहीं दिखाई देंगे। तो आई कुड सी द स्ट्रेस। मेरे पास करीब 5000 पिक्चर्स हैं। 5000 उस 5-6 दिनों की। गूज़बम्प मोमेंट फॉर मी वाज जब फॉरेन सेक्रेटरी आए और उन्हें स्टार्ट करी। दे स्टार्टेड विद अ वीडियो जो सारे आतंकी अटैक हुए हैं भारत में 2001 से, पार्लियामेंट टेरर अटैक और सब जो टेरर अटैक हुए हैं। वो जो मोमेंट था ना, उस वक्त मैं कहूँगा कि एक पिन ड्रॉप साइलेंस था उस रूम में। उस वक्त करीब 150-100 पीपल होंगे, लोग होंगे वहाँ पर। और एक तरफ से लग रहा था कि आज भारत ने एक तरफ से एक कड़ा जवाब दिया है। ऐसा नहीं फील हुआ कि कहीं ना कहीं थोड़े अलग थलग से पड़ गए कि ओपनली आकर कौन बोल रहा है कि हाँ हम आपके साथ हैं? देखिए, कई हमारे दोस्त थे जो ओपनली नहीं आए। मेरे को केसेस पता है, मेरे पास स्कूप्स हैं बड़े बड़े। एक ये भी चीज बोल रहे हैं कि जो देश ओपनली सामने नहीं आए हैं उन्होंने पीछे से मदद की है और बड़ी हेल्प करी है। और बड़ी हेल्प करी है मेरे ख्याल से। तो एक दोगलापन सा दिख रहा है ट्रम्प का। तो इसकी स्टोरी लंबी स्टोरी है और शायद हमें पता चलेगा और कुछ। पाकिस्तान तो 70 साल पहले ही आया ना। उससे पहले तो भारत और अफगानिस्तान नेबर्स थे ना। उससे पहले तो भारत और ईरान नेबर्स थे ना। तो वो हम रिश्ता थोड़ा ना तोड़ेंगे ऐसे। पाकिस्तान की इकोनॉमी इज द 3rd लार्जेस्ट इस पूरे रीजन, साउथ एशिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। वहां पर कोई भी अंग्रेजी चैनल नहीं है पाकिस्तान में, बाय द वे सब उर्दू चैनल है। एक आया था, वो खत्म हो गया। वेस्टर्न मीडिया डोनाल्ड ट्रंप को दिल्ली पे यकीन करती है या इस्लामाबाद में यकीन करती हैं कि इनने पीस कराई, पर ये वेस्टर्न मीडिया डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही घर में नहीं यकीन करती हैं। अभी आप कश्मीर गए थे, अभी वहाँ के हालात कैसे हैं? लोगों में काफी गुस्सा है कि गुस्सा किसे लेकर? जब बात इंटरनेशनल खबरों की आती है तो अक्सर काफ़ी हैवी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर वही खबरें आपको आसान भाषा में और फुल क्रेडिबिलिटी के साथ देखनी है, समझनी है, तो उसके लिए आजकल सोशल मीडिया पर एक एक्स अकाउंट है जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है। ये एक्स अकाउंट है सिद्धांत सिब्बल का, जो कि असिस्टेंट एडिटर हैं WION के, और ये फॉरेन पॉलिसीज़ को कवर करते हैं। चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर इंडिया पाकिस्तान के मसले, 24/7 पता नहीं कैसे ये अवेलेबल हैं सारे अपडेट्स के साथ, वो भी फुल क्रेडिबिलिटी के साथ। एंड वी आर रियली हैप्पी टू हैव हिम एज आवर गेस्ट टुडे। तो सिद्धांत, वेलकम टू जी स्विच। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो वो 3-4 दिन का टाइम था, उस टाइम की हम बात करें तो MEA में, PMO में मैंने सुना है काफ़ी माहौल काफ़ी इंटेंस रहा है, 24 घंटे काम हो रहा था। वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, कैसी मतलब एनर्जी थी वहाँ पर, क्या माहौल था? मैं ये बोलूँगा जैसे जर्नलिस्ट नहीं सोए थे तो ऑफिशियल्स भी नहीं सोए थे। 24/7 सब काम कर रहे थे। कई जगह तो मैं नहीं एक्सेस था जर्नलिस्ट के लिए, उनकी सेंसिटिव लोकेशन थी और ऑब्वियसली बहुत सेंसिटिव सिचुएशन डेवलप हो रही थी। बट बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जो लीड कर रहे थे, उन्होंने करीब मेरे ख्याल से 2 या 3 से ज़्यादा ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और प्रेस ब्रीफिंग्स की थी। उसके बाद आर्मी की प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, तो उन सब में मैं था। कईयों में तो मेरे सवाल भी लिए गए, जो फॉरेन सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज थी। तो वहाँ पे मैं लोगों के चेहरे देख सकता था, जो आपको टीवी में नहीं दिखाई देंगे। तो आई कुड सी द स्ट्रेस। नाउ ऐसे मौके थे कि मुझे पता था ये मौका एक तरफ से दुखद ज़रूर है, बट ये एक हिस्ट्री है, दे आर लर्निंग्स। तो मेरे पास मेरे ख्याल से करीब, मुझे नहीं पता कितना MB और कितना GB का एक तरफ से डेटा होगा। आज सुबह ही मैंने सारी तस्वीरें अपने मेन डेटा में डाली हैं। मेरे पास करीब 5000 पिक्चर्स हैं। 5000 उस 5-6 दिनों की। ओके, ये एक अलग ही डॉक्यूमेंट्री बन सकती है ना। तो बहुत मतलब एक ऐसी पिक्चरें हैं जो एक तरह से बयान करती हैं हालात। मैं सारा नहीं ट्विटर पे डालता और मैं सारा इंस्टा पे नहीं डालता,
जो हो सकता है वही जो मुझे लगता है। मैं अपनी जो तस्वीरें भी डालता हूँ मैं 2-3 बार देख के डालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ट्विटर कैसे चलता है, उसमें हर चीज़ देखी जाती है और जो भी मैं डालता हूँ उसमें पीछे एक सोच भी होती है। तो तस्वीरें हैं मेरे पास, और मेरे पास ऐसा नहीं है कि इसी वाक़ये की तस्वीरें हैं, मेरे पास पुराने भी जो इंसिडेंसेस हुए, जैसे पुलवामा के वक्त में हुआ, या जब हमने एब्रोगेट करा 370 आर्टिकल, उसके बाद जो भी बड़े मैंने फॉरेन पॉलिसी के बड़े इवेंट्स कवर करे हैं, और ना केवल भारत में पर इंटरनेशनली भी। तो मेरे पास तस्वीरें पड़ी हैं। उन तस्वीरों में एक जो कैमरे के पीछे की कहानी होती है वो पूरी की पूरी कैद है। हम जो टीवी पर देख रहे हैं एक अलग कॉन्फिडेंस, कुछ अलग एक्सप्रेशंस, लेकिन वो जो आपने तस्वीरें ऑफ कैमरा ली हैं उसमें मुझे लगता है पिक्चर काफ़ी अलग भी हो सकती है। पिक्चर काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकती है। तो मेरे पास वो तस्वीरें हैं जिसमें स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, लोगों के असली एक तरफ से जो स्ट्रेस, ना सोने का स्ट्रेस। मुझे पता है ऑफिशियल्स और मेरे पत्रकार दोस्त बेर मिनिमम सोए थे। एक समय में मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे पत्रकार जो दोस्त हैं उनका सर दर्द हो रहा था, माइग्रेनिक सर दर्द। जैसे 10 तारीख जिस दिन एक तरफ से एक कल्मिनेशन हुआ था जंग का, तो उस दिन सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी 5:30 बजे, वो फिर है ना, पोस्टपोन हो गई थी। हाँ। तो आप समझ लीजिए मैं सोया था और मैं 5 बजे जब उठा तो मैंने वो पहला मैसेज देखा। वैसे तो रात कितने भर बजे सोए थे आप? मैं उस दिन करीब 12 बजे मैंने झपकी ली थी, तो वहाँ उठा 5 बजे था। बट आई वुड से दैट स्लीपिंग एक्चुअली हेल्प मी टू रिवाइव मी, क्योंकि अगर मैं नहीं सोता तो मैं ओवर एक ह्यूमनली दिस वुड हैव बीन वेरी, यू नीड टू हैव एनर्जी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हम एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि जब ऑपरेशन सिंदूर की पहले ब्रीफिंग हुई उसमें अचानक से एकदम जो फ्रेश फेसेस अगर हम कहें वो थे वहाँ पर, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कुरैशी। तो मीडिया में जो लोग थे उनके क्या एक्सप्रेशंस थे, वहाँ क्या माहौल था कि जब उन्होंने देखा कि 2 महिलाएं आ रही हैं ब्रीफिंग करने, वो भी ऑपरेशन सिंदूर का, तो क्या वहाँ पर हलचल थी, कैसी वाइब थी, क्या बातें हो रही थी? देखिए, रात को भारत ने स्ट्राइक्स की टेरर कैंप्स पे पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और जाहिर है ये इंटरनेशनल हेडलाइन थी। एक प्रेस रिलीज आई थी सिर्फ उसके बाद तक, और उसके बाद कोई कॉन्फर्मेशन तो आ गई थी, डिटेल्स का इंतज़ार हो रहा था। तो एक डिटेल्स एक तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकती है, और प्रेस ब्रीफिंग हुई नेशनल मीडिया सेंटर में। तो हम सब सुबह पहुंच गए मीडिया सेंटर 9 बजे। वैसे तो सब जल्दी आ गए थे उस दिन, और उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि ऐसी ब्रीफिंग होने वाली है। तो हमें यही पता था कि फॉरेन सेक्रेटरी ब्रीफिंग करेंगे, और क्योंकि ऐसे मामलों में फॉरेन सेक्रेटरी ही ब्रीफिंग करते हैं। जब पुलवामा टेरर अटैक हुआ था तो जो ब्रीफिंग हुई थी, जो प्रेस स्टेटमेंट हुई थी, वो उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले जी ने की थी। तो विक्रम मिस्त्री जी फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग करी, और जब दोनों वुमेन मिलिट्री पर्सनल आई तो एक तरफ से आई वुड से देयर वाज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट, बिकॉज वो एक अलाइन कर रहा था सिंदूर वुमेन मिलिट्री लीडर्स। एक तरफ से इंडिया एवेंजिंग दी टेरर अटैक, क्योंकि उसमें बहुत सारी महिलाओं कि जो हस्बैंड को मारा गया जिस तरीके से, है ना, स्पेसिफिकली मर्दों को ही मारा गया था, औरतों को बोल दिया कि आप जाइए, बताइए। तो इमेजरी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, बट आई वुड से दैट मोमेंट फॉर मी, दैट गूज़बम मोमेंट फॉर मी वाज जब फॉरेन सेक्रेटरी आए और उन्होंने स्टार्ट करी। दे स्टार्टेड विद अ वीडियो, जो सारे आतंकी अटैक हुए हैं भारत में 2001 से, पार्लियामेंट टेरर अटैक और सब जो टेरर अटैक हुए हैं, वो जो मोमेंट था ना, उस वक्त मैं कहूँगा कि एक पिन ड्रॉप साइलेंस था उस रूम में। उस वक्त करीब 150-100 पीपल होंगे, लोग होंगे वहाँ पर, और एक तरफ से लग रहा था कि आज भारत ने एक तरफ से एक कड़ा जवाब दिया है आतंकियों को लेके, जो पाकिस्तान में शह उनको मिलती रही है। तो दैट इज़ अ मोमेंट आई वुड रिमेंबर। उसके बाद डिटेल्स आई, विजुअल्स आई, और बहुत डिफरेंस भी है। मैं आपको बताता हूँ कि 3 बड़े अटैक हुए हैं भारत में अभी तक, जिसका भारत ने जवाब दिया है, उरी, पुलवामा और ये पहलगाम। उसमें हमने सब में देखा है कि भारत ने रिएक्ट करा है, और सब में एक नॉच अबव रिएक्ट करा है। पहले LOC में, फिर बालाकोट में, और अब एक तरफ से हार्टलैंड में, एक तरफ से मुरीद की और भावलपुर, जो एक तरफ से सेंटर्स हैं। प्लस तो इस बार प्रूफ भी दिया गया है, इस बार प्रूफ भी। तो उस वक्त जो वीडियोस प्ले करी, तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने वीडियोस प्ले करी।
अभी तक जो नैरेटिव इस्लामाबाद सपोर्ट करता रहा है कि कौवे मरे थे और हाँ। ऐसी सब विजुअल्स बात करते आए हैं वो कि कुछ नहीं हुआ था, और तो इस बार भारत ने प्रूफ दिए हैं, पर इस बार उनका जो एक सिस्टम है, नैरेटिव बायसनेस सिस्टम, किसी और चीज़ पे उन्होंने बदल दिया है। उनका इकोसिस्टम अलग चलता है, वो मान रहे हैं कि वो जीत गए हैं, अब क्या करें, वो तो 1971 भी बोल रहे थे कि वो जीत गए हैं, पर दैट सेड whatever their biases are, India has been able to prove to the world that zero tolerance policy जो भारत की रहेगी वो अब एक नीति है, पाकिस्तान पॉलिसी के अंदर अब वो अब्जॉर्ब हो गई है, और अगला अगर अटैक होता है या सिचुएशन खराब होती है तो यही रिस्पॉन्स आएगा भारत की तरफ से। बट इस बार मतलब उम्मीद सबको थी कि इंडिया की तरफ से कुछ तो बड़ा कदम उठाया जाएगा, लेकिन अचानक से यहाँ मॉक ड्रिल का अनाउंसमेंट हो रहा है कि अगले दिन होनी है मॉक ड्रिल, और रात में आ गया कि ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर लग चुका है। तो ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड भी रहा है, मुझे लगता है। मैं बोलूँगा कि जो फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी का फेस कवर करते हैं उनको थोड़ा अंदेशा था, मतलब उनको डायरेक्ट नॉलेज तो नहीं होगी इन सब इंफॉर्मेशन की, बट ये लाजमी था और भारत कहता आया था। अगर आप जो भी स्टेटमेंट देखें 22 से लेके 6 तारीख तक भारत के जो विदेश मंत्री हैं, डॉक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, और एक तरफ से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्पीचेस थी जो उन्होंने बिहार में दी थी, उसमें एक डायरेक्ट सिग्नल था कि भारत रिस्पॉन्स देगा। ये कंफर्म था कि रिस्पॉन्स आएगा। जब पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसे आप बोलते हैं तो दैट मीन्स देयर विल बी अ रिस्पॉन्स, एंड दिस टाइम अराउंड रिस्पॉन्स वाज एक्सपेक्टेड। द स्केल, द सीक्रेसी एंड द स्पीड इज समथिंग दैट वाज नॉट नोन, और वो सब हमको 7 तारीख को पता चल गया। तो एक तरफ से भारत ने एक न्यू नॉर्मल सेट करा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान माने या ना माने, एक तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर आतंकी अटैक होता है तो एक रिस्पांस भारत की तरफ से अब आएगा ही आएगा। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन जो आ रहा है कि पाकिस्तान माने या ना माने, और एक जो बाइसनेस की हम बात कर रहे हैं, अगर हम वेस्टर्न मीडिया पर आते हैं तो आपको लगता है कि वो बाइस्ड हैं इंडिया को लेकर, थोड़ा पाकिस्तान की तरफ टिल्टेड भी हैं? अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की ही अगर बात करें तो उसमें जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं तो उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें मुझे लगी कि बाइसनेस सी मुझे तो दिख रही थी। आपका क्या व्यू पॉइंट इस पर? मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 तारीख को ट्वीट करा था 5:30 बजे कि मैंने एक तरफ से ये जो सीज फायर अंडरस्टैंडिंग है मैंने ये करी है। भारत ने उसके आधे घंटे बाद 6 बजे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने स्टेटमेंट में कहा कि ये बायलैटरली हुआ था। वहाँ के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कॉल करके कहा था कि सीज फायर अंडरस्टैंडिंग पे बात करते हैं और सीज फायर करते हैं। वेस्टर्न मीडिया का जो हेडलाइंस था वो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लीड करा। वो अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ऐसा ही प्रतीत करवाया था कि उन्होंने लीड करा। अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस एक तरफ से एक उनकी मैगा पॉलिटिक्स भी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ एवरी कंट्री एज वेल। और डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है वो एक जो पॉलिटिक्स को उसको प्रूव करना है कि आई एम द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पीस अराउंड द वर्ल्ड। सो उसके तहत उनका जो मुझे लगता है थॉट प्रोसेस था, और वेस्टर्न मीडिया इसको सबको ऐसे चलाया। बट यही वेस्टर्न मीडिया डोनाल्ड ट्रंप को दिल्ली पे यकीन करती हैं या इस्लामाबाद में यकीन करती हैं कि इनने पीस कराई, पर ये वेस्टर्न मीडिया डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही घर में नहीं यकीन करती हैं। तो एक बायसनेस है ये। दूसरा, अगर आप बात करें जो भारत ने डिनायल दिया या रिबटल दिया, मुझे लगता है कि दे वर स्लो टू पिक दैट अप, दे वर नॉट वेरी ईगर टू पिक दैट अप, दे वर मोर ईगर टू सेल द वेस्टर्न नैरेटिव, आई वुड से। सो एक वेस्टर्न नैरेटिव तो था, एक बायसनेस रहती है, इट इज वेल नोन एंड दैट वाज सीन एज वेल। मुझे जो पर्सनली एक चीज़ लगी कि रादर देन वेस्टर्न नैरेटिव पे वो फोकस कर रहे हैं, वो मुझे बहुत प्रो पाकिस्तान भी लगा। लाइक आई वाज गोइंग थ्रू अ रिपोर्ट, उसमें लिखा है कि पाकिस्तान को ऑब्वियसली कोट करते हुए कि राफेल गिरा दिए, 5 जेट्स शॉट कर दिए, बट कहीं कोई पिक्चर्स नहीं उसके, एटलीस्ट डेब्रिस की तो पिक्चर्स आती ना। और आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप ऐसी इतनी बड़ी खबर छाप रहे हैं, तो ये मुझे पाकिस्तान के लिए वो लोग इतने लाइक सॉफ्ट हार्टेड क्यों है? इसका एक और एग्जांपल है कि एक बड़े मीडिया आउटलेट ने ये खबर चलाई थी, इंटरनेशनल आउटलेट ने, और इसको डिनायल भारत की तरफ से तो मिला ही। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने भी डिनायल बाद में दिया था कि ये गलत खबर चला रहे हैं। भारत यही जो आपने इसके बारे में जो जिक्र करा, ऐसा ही एग्जैक्टली नॉट ऐसा ही कोई स्टोरी था। बट एक तरफ से
कहीं ना कहीं फोकस था उनका एक तरफ से, अगर आप नैरेटिव देखें। एक तो जो वेस्टर्न मीडिया है, या वेस्टर्न नहीं, मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ, they were not looking at this as an issue of terrorism. They were looking this as an issue of India-Pakistan. They were looking this issue as a Kashmir issue, not the terror issue. भारत कहता आया है ये आतंकवादियों का मसला है, ये जो क्रॉस बॉर्डर टेरर का इशू है, बट उसको एक तरफ से वेस्टर्न मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में देखा गया, काफ़ी डाइल्यूट करा जा रहा है। और एक तरफ से एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी हमने देखी काफ़ी प्ले आउट होती हुई। तो जंग में भारत ना केवल मिलिट्री एक तरफ से वेपन्स का एक तरफ से हमने देखा जो कॉन्फ्लिक्ट हुई, बट एक बड़ा फोकस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे भी था। Exactly. जो हमने पहले देखा था पुलवामा में, और इस बार पहलगाम में मुझे लगता है द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इंक्रीज सब्सटैंशियली। बट मेरा वही सवाल है कि वो लोग टेररिज्म को टेररिज्म के ही लेंस से क्यों नहीं देख रहे हैं? इतना बड़ा अटैक हो गया यहाँ पर कि आप बेगुनाह लोगों को मारा गया, बट वो लोग क्यों नहीं इसे उस लेंस से देख पा रहे हैं? और जबकि इंडिया पाकिस्तान के एंगल से देख रहे हैं, कश्मीर के एंगल से देख रहे हैं, अपना एजेंडा चला रहे हैं, कुछ भी छाप रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, इसके पीछे एक हिस्टोरिकल थॉट प्रोसेस भी है। कॉलोनियल माइंडसेट? मैं इसको ये नहीं कहूँगा कॉलोनियल माइंडसेट, बट मैं इसको ये कहूँगा कि essentially they need to get more understanding of Indian thought process. The less engagement from them will be something that goes into their reporting, but all in all I think I'm hopeful one day they'll be less so biased. But this time around I would say that there was an open biasness. Yes. The Indian picture was not being shown as much as it should have been. भारत कहता आया है कि ये एक जो मुद्दा है, ये एक आतंकवादियों का मुद्दा है। ग्लोबली मैंने जब देखा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर लें, तो जब आतंकी अटैक हुआ, जब यहाँ पहलगाम में अटैक हुआ, तो इंटरनेशनली भारत को काफ़ी सपोर्ट मिली। पर मेरे ख्याल से बहुत कम कंट्रीज थी जिन्होंने एक और लाइन ऐड करी, वो थी भारत का राइट टू डिफेंस। जो हमने पहले देखा है, भारत के सिलसिले में नहीं, किसी और सिलसिले में, वो इस बार एब्सेंट था। सबने कंडेम करा टेररिज्म को। देखिए, ये तो इजी लाइन हुई ना, वी ऑल कंडेम टेररिज्म, टेररिज्म ऑफ अ वेरी सेफ साइड और डिप्लोमेटिक सी लाइन हो गई। बट राइट ऑफ डिफेंस कितने लोगों ने देखा? कितने लोगों ने, किसने किया आकर एकदम ओपनली? तो वो तो सबको पता है किसने सपोर्ट किया, किसने नहीं सपोर्ट किया, और किसने नहीं सपोर्ट किया हमें, और कितने डिफेंस इक्विपमेंट्स पाकिस्तान को दिए, ये भी अब दिख रहा है। भारत का ये कहना कि टर्किश ड्रोन्स यूज़ हुए थे और चाइनीज़ मिसाइल्स यूज़ हुए थे, देखें ये एक बिग स्टेटमेंट है। भारत जब दूसरे देशों का नाम लेता है ना, तो सोच समझ के लेता है। Exactly. हमारी डिप्लोमेसी के अंदर, डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि हम बिना किसी को कुछ बुरा लगे बात पहुंचा दें। तो भारत ने इस बार ये ऐसी डिप्लोमेसी नहीं की। भारत ने इस बार कहा कि टर्की ने ड्रोन दिए हैं, ये हमारे खिलाफ हुए हैं। उसके बाद एक्शन भी हो रहा है, आप देख रहे हैं। और वही चीन के साथ कल एमईए की ब्रीफिंग हुई, और उस ब्रीफिंग के अंदर हमने देखा कि कैसे जो स्पोक्स पर्सन है एमईए के, रनीज जायसवाल, उन्होंने कहा कि टर्की और चीन को देखने की ज़रूरत है सेंसिटिविटीज़। तो एक तरफ से मुझे लगता है कि एक तरफ से एक इकॉनमी जो भारत की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है, उसके अंदर एक्सेस कैन बिकम डिफिकल्ट। मतलब आई कांट फोरसी द पॉलिसीज, बट एक जेन्यून इस देश में आज की तारीख में अगर आप बाहर जाएं रोड पे और किससे बात करें, क्या रुख रखते हैं चीन का, क्या रुख रखते हैं तुर्की का, सब लोग एंटी बोलेंगे आज की तारीख में। और यू आर पार्टी टू कॉन्फ्लिक्ट इफ यू आर गिविंग ड्रोन्स एंड मिसाइल्स टू अ कंट्री विच इज अटैकिंग इंडिया। अच्छा, अभी कई सारे सवाल मेरे मन में आ रहे हैं, क्योंकि आपने जो जो चीज़ें बोली मैं कीवर्ड्स उसके ले रही थी। तो सबसे पहले तो ये कि अगर हम बात करें कि कौन कौन हमारे साथ था, ऐसा नहीं फील हुआ कि कहीं ना कहीं थोड़े अलग थलग से पड़ गए कि ओपनली आकर कौन बोल रहा है कि हाँ हम आपके साथ हैं? देखिए, कई हमारे दोस्त थे जो ओपनली नहीं आए। ऐसा क्यों होता है? लेकिन अपनी पॉलिटिक्स होती है अपने रीजन की। मेरे को केसेस पता है, मेरे पास स्कूप्स हैं बड़े बड़े, बताइए ना। पर वो स्कूप्स इतिहास के लिए हैं। मेरे ख्याल से अभी उन स्कूप्स को बताना ठीक नहीं रहेगा।
पर एक आध तो कुछ बताइए। अरे यार मैं सिद्धांत सिब्बल से बात कर रही हूँ, पर- कुछ तो पता चले। क्योंकि अभी इट्स स्टिल एन इवॉल्विंग सिचुएशन। आप इस चीज को याद रखें कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ हाँ है। ये अभी still तो on है। बहुत सारे देशों ने भारत की बहुत मदद करी है। मेरे ख्याल से वो देश जब उनको लगता है कि उनकी रीजनल पॉलिटिक्स के पे इम्पैक्ट नहीं होगा, वो खुद ही आके शायद इस बात को स्वीकार कर लें। पर एक देश में कहूँगा जो ओपनली आया है, ओपनली जिसने सपोर्ट किया है, वो इजराइल। इसराइल के एम्बेसडर ने एक खास बातचीत की थी हमारे साथ, एंड उन्होंने कहा था पहले दिन ही, मतलब मेरे ख्याल से पिछले महीने ही मैंने उनकी इंटरव्यू की थी और वो इंटरव्यू काफ़ी वायरल भी गई थी। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि क्या आप भारत के राइट ऑफ डिफेंस को अलाउ करेंगे अगर भारत जाकर टेरर कैंप्स पे स्ट्राइक्स करता है। तो उन्होंने बोला कि हम सपोर्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता इतनी क्लियर स्टेटमेंट किसी और देश से मुझे मिली है। वहीं आपने देखा कि टर्किश प्रेसिडेंट काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे। मतलब वो लोग तो ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर Correct, ही रहे थे, क्लियर स्टेटमेंट दे ही Correct, रहे थे। correct. चाइना की तरफ से भी क्लियर स्टेटमेंट आई थी, Correct. बट इंडिया के लिए क्लियर स्टेटमेंट सिर्फ इजराइल की तरफ से आ रही है। Correct. कहाँ फॉरेन पॉलिसी में हम पीछे रह गए या क्या हुआ, कैसा हुआ? मुझे लगता है ऐसा नहीं है। हमारे दोस्त नहीं है, हमारे दोस्त हैं तो बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं जो इतिहास के पन्ने शायद अच्छा बता पाएंगे, और अभी बताना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। बट हाँ, आपकी बात जहाँ तक ओपन पॉलिटिक्स की है, ओपन पॉलिटिक्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंट्रीज ओन डोमेस्टिक फैक्टर्स, है ना। तुर्की के लिए एक ऐतिहासिक रिलेशनशिप रहा है पाकिस्तान के साथ। दूसरा, अगर आप अर्दोगन की पॉलिटिक्स देखें, वो एक अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैन मानते हैं और एक इस पूरे रीजन का, उस रीजन का मेरे ख्याल से एक लीडर भी मानते हैं, ना केवल अपने देश का पर रीजन का। तो वो उनकी पॉलिटिक्स में भी हेल्प करता है एक इशू को जोड़ना, और वो यहाँ के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुद्दे अपने रीजन से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो पॉलिटिक्स समझने की ज़रूरत भी है हमको। और इस पूरी जंग में आप ये मत समझिए कि ये भारत पाकिस्तान की जंग थी, ये जंग वेस्ट एशिया की भी जंग थी। हाँ। इसराइल वर्सेस तुर्की है, ये जंग चीन की भी जंग थी, इंडो पैसिफिक की भी जंग थी। तो इसमें बहुत सारे न्यूआंसेस हैं इस जंग में, जो मेरे ख्याल से जो समझने वाले हैं वो समझ रहे हैं और देख भी रहे हैं। पर मैं ये बोलूँगा कि ये जंग जारी है, अभी हालात इवॉल्विंग है। प्लस आप एक ये भी चीज बोल रहे हैं कि जो देश ओपनली सामने नहीं आए हैं उन्होंने पीछे से मदद की है, और बड़ी हेल्प करी है, और बड़ी हेल्प करी है मेरे ख्याल से। ये एक जब मुझे लगा कि सब सिचुएशन ठीक होगी, ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी पत्रकार स्टोरी को मतलब ब्रेक करना ही चाहता है। हाँ। पर मुझे लगता है कि क्योंकि इवॉल्विंग सिचुएशन है। दूसरा, मेरे ख्याल से मैं इस चीज़ पे बोल सकता हूँ कि अगर अरब वर्ल्ड का आप रुख देखें, इस बार काफ़ी प्रो इंडिया था। अच्छा। मुझे अरब वर्ल्ड से काफ़ी जो मैंने उनकी जो समझी स्टेटमेंट्स पढ़ी, जैसे हमने देखा कि सऊदी के मिनिस्टर यहाँ आए हुए थे, एमिराती लीडरशिप ने भी बातचीत की थी भारत से और पाकिस्तान से। उनके लिए देखें, भारत एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, पाकिस्तान एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स अ डेस्टिनेशन टू गिव बेल आउट्स, है ना। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन देखें, जो ग्रुपिंग है जो अक्सर एक स्टेटमेंट देता है भारत को लेकर, पर इस बार उन्होंने क्या किया, कोई समिट तो नहीं हुआ, कोई एक बड़ा शिखर सम्मेलन नहीं हुआ, पाकिस्तान का एक तरफ से दबदबा नहीं चला, मुझे तो नहीं दिखा वो, है ना। पाकिस्तान चाहता बताना कि हमारे साथ एक तरफ से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन खड़ा है, मुझे नहीं लगा। तो उनके दोस्त खुद नहीं थे। बट अगर हम पाकिस्तान के दबदबे की ही बात करते हैं, उन्हें फंड्स तो मिल ही गए IMF से, वो भी ऐसे हालात में जब यहाँ पर इतनी टेंशन्स हैं और उन्हें फंड्स मिल रहे हैं, तो वहाँ पर क्यों नहीं कुछ चल पाया? देखिए, हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, हाउ दे वर्क। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए जैसे UNSC है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें से एक भी वीटो कर देता है तो वो रेजोल्यूशन नहीं पास होता। बट ऐसा IMF के केस में नहीं होता है। IMF में हमारे पास भी वोटिंग राइट्स हैं और देशों के पास भी वोटिंग राइट्स हैं। तो हमने एब्सटेन करा था इस बार, पर हमारे एब्सटेन से और वोटिंग राइट्स नहीं इम्पैक्ट हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भारत का पॉइंट है, मेरे ख्याल से कई देशों को नहीं समझ आ रहा, पर भारत कहता है। अभी थोड़े दिन पहले भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने, जब वो भुज गए थे, उनने कहा था कि IMF इज सपोर्टिंग
टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। टेररिज्म। मेरे ख्याल से इतनी क्लियर स्टेटमेंट एक भारत के लीडरशिप से आना, मतलब एक क्लियर मैसेज है आईएमएफ को। पर मुझे लगता है ग्लोबली आप देखेंगे अगले 2-3 महीनों में जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगी उसमें भारत फोकस करेगा कि कैसे एक तरफ से पाकिस्तान हैज़ बीन एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। भारत के जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, वो यूएई में थे, जापान में थे, आज रशिया में, और भी ग्रुप्स हैं, करीब 30 से ज़्यादा देश हैं, 59 एमपीज़ हैं, वो सेंसिटाइज करेंगे। तो एक तरफ से ग्लोबल फोकस, ग्लोबल पुश भारत की तरफ से आ रहा है और उसका आपको एक तरफ से आउटकम्स जल्द मिलेगा। तो इसका असर क्या हमें FATF पर दिखेगा? ग्रे लिस्ट में कर पाएंगे हम क्या पाकिस्तान को? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अपने ऑफिस को ये स्टोरी पे एक स्टैंड अप दिया, क्योंकि दिस इज द स्टोरी वी आर लीडिंग विद। तो लाजमी है, इट्स अ प्रोग्रेशन दैट FATF पे भारत ज़रूर जाएगा। हाँ। क्योंकि भारत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में एक तरफ से अब अलर्ट कर रहा है। एंड प्लस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, FATF का इंडिया मेंबर भी है, मेंबर कंट्री है। करेक्ट। FATF में इंडिया मेंबर कंट्री है, पर और भी हाँ, कंट्रीज हैं UK, जो मेंबर्स हैं, हाँ, जो उनमें से कुछ कंट्रीज पाकिस्तान के दोस्त भी हैं। हाँ। पर अभी थोड़े दिन पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमेटी है 1267 सैंक्शंस कमेटी। Okay. बेसिकली ये जो सैंक्शंस कमेटी है इसको टेरर लिस्टिंग कमेटी कहते हैं। जो भी इंटरनेशनल टेररिस्ट होते हैं इनको अगर लिस्ट करना होता है तो इस सैंक्शंस कमेटी में उनका नाम आना चाहिए। और इस सैंक्शंस लिस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा किसी देश के अगर नेशनल्स हैं वो पाकिस्तान के हैं, है ना। तो भारत का भी फोकस है कि जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन का फ्रंट हाँ, है, TRF, है ना, तो उसको लिस्ट कराना है। तो भारत अब उसको सेंसिटाइज करने के लिए भारत ने एक टेक्निकल टीम भेजी थी इस कमेटी के पास न्यूयॉर्क में। वैसा ही हम ग्लोबल कैपिटल्स में कर रहे हैं, हम डॉसियर दे रहे हैं। और अब हमारा फोकस फैटफ पे। फैटफ एक बॉडी है जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ती है। बट अगर अच्छा कैरी ऑन, सॉरी, नहीं क्या अगर फैटफ में हम ग्रे लिस्ट में कर भी देते हैं, इवन देन IMF से तो जो फंड्स हैं वो रिलीज हो ही चुके हैं पाकिस्तान के लिए, तो वो वापस तो नहीं मांग लेंगे? देखिए, मदद तो मिल ही गई है। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर ग्रुपिंग का अपना अलग पर्पस होता है। IMF इज अ बॉडी टू हेल्प यू इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। FATF इज अ बॉडी दैट इज बेसिकली टू स्क्रूटनाइज यू। मतलब अगर मैं आपको 10 रुपए देता हूँ और उसमें से 8 रुपए आप टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहे हैं उनकी फंडिंग के लिए, तो आप ग्रे लिस्ट में होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आपके पास आता है और वो इन्वेस्ट करना चाहता है, पर अगर आप वो देखेगा कि ग्रे लिस्ट में है तो आपको फंडिंग नहीं देगा। पिछली बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में 2018 से 2022 तक था, और तब जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे वजीर खारजा कुरैशी, उन्होंने कहा था करीब उनको बिलियंस का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी नहीं है। आपको बता दूं, इस पूरे रीजन में पाकिस्तान की इकॉनमी इज द 3rd लार्जेस्ट। आइडियली पाकिस्तान की इकॉनमी शुड हैव बीन 2nd लार्जेस्ट इस पूरे रीजन, साउथ एशिया की बात कर रहा हूं, बांग्लादेश के बाद है। बांग्लादेश, पाकिस्तान अगर आप देखें, क्यों बांग्लादेश की इकॉनमी बड़ी है और पाकिस्तान की छोटी है? अब मैं और देशों से नहीं कंपेयर करूंगा, बट उनने पॉलिसीज ऐसे यूज करी हैं। मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स डोंट फाइंड इट सेफ। अगर मैं अमेरिकन इन्वेस्टर हूं, मैं क्यों जाऊंगा पाकिस्तान? बट अभी हम आए अमेरिकन इन्वेस्टर्स पर। सबसे पहले तो इस पे मैं आगे आऊंगी, बट जो डोनाल्ड ट्रंप का एक यू टर्न सा रहा है, आपको नहीं लगता कि पहले तो हाउडी मोदी ये सब चला, मोदी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड चला, और अभी उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक ही तराजू में तौल दिया कि दोनों मेरे दोस्त हैं, दोनों के साथ ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर ये जो एक अचानक से फ्लिप हुआ है उनका, ये क्यों हुआ है? मुझे लगता है इसकी स्टोरी लंबी स्टोरी है और शायद हमें पता चलेगा और कुछ, पर मेरा इनिशियल असेसमेंट ये है कि उन्होंने क्यों पहले आकर बोला कि हमने किया, क्योंकि उनको अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को दिखाना है कि हम कुछ कर रहे हैं, वी आर द लीडर, वी आर द सुपर पावर, हम सुपर पावर हैं। वो यूक्रेन रशिया में भी कर रहे हैं, उनको अभी कामयाबी ज़्यादा मिली नहीं है। उनने गाजा और इजराइल के मसले में भी कोशिश की थी, जहाँ बोला वहाँ सीज फायर वायलेट ही हुई है, वहाँ कुछ ना कुछ क्लेश हुआ है। इनफैक्ट उनके कैंपेन के दौरान पिछले साल उनने एक बड़ी लाइन बोली थी। उनने बोला था कि मैं 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा रशिया यूक्रेन के बीच।
वो 24 घंटे तो अब हो गए हैं, मुझे लगता है वो 24 महीने ना हो जाएं, बट एनीवेज एवरी पॉलिटिशियन हैज़ हिज ओन थॉट प्रोसेस. डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ पॉलिटिशियन हु wants to focus on his own fan base, which is the MAGA fan base. और मुझे लगता है उन्होंने ये स्टेटमेंट इसलिए ली थी. पर भारत का रिबटल आना करीब 30 मिनट के अंदर अंदर वो जाहिर करता है कि भारत ने कह दिया है कि उनका जो रोल था वो उनका रोल ऐसा नहीं था जो वो बता रहे हैं. भारत शिमला एग्रीमेंट को फॉलो करता है. शिमला एग्रीमेंट 1972 में आया था. उसके तहत जो भी भारत पाकिस्तान के बीच जो मसले हैं वो बेसिकली बायलैटरली उनको रिजॉल्व करने पड़ेंगे. तो एक तरफ से शिमला एग्रीमेंट एक तरफ से कॉर्नरस्टोन रहा है भारत की पाकिस्तान पॉलिसी को लेकर, और भारत उससे मूव नहीं करेगा. अब जब जंग होती है दो देशों के बीच तो दुनिया भर के नेता लीडर्स कंट्रीज बोलते हैं कि वी आर विलिंग टू सपोर्ट यू. आप यूक्रेन रशिया की बात कर लें या पैलेस्टाइन और इज़राइल की बात कर लीजिए. इनफैक्ट पैलेस्टाइन इज़राइल के जो हालात बने उसमें आप देखें कि अरब वर्ल्ड का क्या रुख रहा और सबने जो उनके स्टांस रहा है. तो वैसे ही जब भारत पाकिस्तान के बीच में भी जो हालात बने तो जाहिर है कि वर्ल्ड विल बी कंसर्न्ड. बट हम लोग जैसे मुझे ऐसा लगता है इंडिया की तरफ से ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि जैसे हमारे स्पेसिफिकली यूएस में ही अगर हम ट्रम्प की बात करें, ट्रम्प के साथ जैसे प्राइम मिनिस्टर के टर्म्स रहे हैं तो हमें लगा था कि एक ओपन और क्लियर स्टेटमेंट भी आ सकती है कि वो हमारे साथ एकदम खड़े हैं. बट यहाँ पर ऐसे कोई पहले तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो दोनों अपना खुद से करें, और बाद में फिर दोनों को इक्वल उसमें कर रहे हैं. तो और उसके बाद से जो अभी हुआ है आईफोन्स के लिए जो ट्रम्प की स्टेटमेंट आई है, आज ही हार्वर्ड वाला मसला हुआ है, प्लस अगर हम ये निवेश की बात करते हैं तो आई थिंक ये यूएस बेस्ड एक क्रिप्टो कंपनी है जो कि अभी पाकिस्तान में अपना स्टार्ट कर चुकी है, ये डील हो चुकी है. तो अचानक से ये सब तो एक दोगलापन सा दिख रहा है ट्रम्प का. देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि आपको खुद अपनी पॉलिसीज़ डिसाइड करनी पड़ेंगी. आपको कोई मदद नहीं करने वाला है. आपको खुद अपनी कैपेबिलिटीज़ बनानी पड़ेंगी, इकोनॉमिक, मिलिट्री, इन एवरी वे पॉसिबल. सो किसी पे डिपेंड करना, किसी से उम्मीद रखना, तो मुझे लगता है कि ये फुलिशनेस होगी किसी भी देश की. सो यू नीड टू बी खुद सेल्फ सस्टेनिंग. द सेकेंड इज़ ट्रम्प्स पॉलिटिक्स. इनफैक्ट मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि पहलगाम के वाक़े के बाद DNI चीफ तुलसी गवाड की स्टेटमेंट आप देखिए, आप स्टेटमेंट देखिए जो FBI चीफ हैं काश पटेल की स्टेटमेंट, और उनने सबने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है दैट जो परपेट्रेटर्स हैं उनको दे नीड टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल. डोनाल्ड ट्रम्प की अगर बात कर लें तो मैं फिर कहूँगा कि उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उनको अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को बताना होगा कि हमने कराया. अगर आप उनकी स्टेटमेंट सुने बहुत सारी तो वो बहुत बार कह चुके हैं कि मेरे को लोग क्रेडिट नहीं दे रहे हैं पर मैंने ही जंग रुकवाई थी, ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब कर रहे थे और ये तो मैंने ट्रेड को लेकर बात करी. वो अक्सर एक तरफ से एक सिचुएशन क्रिएट, उनकी पॉलिटिक्स अगर देखें, अगर थोड़े दिन पहले अगर हमने साउथ अफ्रीका के साथ देखा होगा, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट खड़े हुए थे साथ में, बैठे हुए थे, और एक तरफ से उन्हें तस्वीरें दिखाई ज़ेलेंस्की के साथ जो हालात हुए है ना. तो उनकी पॉलिटिक्स, उनका जो थॉट प्रोसेस है उनका ऐसा है, आज वो कुछ कहेंगे तो वो कल सुबह कुछ और भी कह सकते हैं, मतलब विश्वास नहीं कर सकते हैं, है ना. ट्रम्प पर. तो वो कुछ भी ट्वीट भी कर सकते हैं. ये भी ट्वीट उनने पूछ के नहीं करा था किसी से कि मैं भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती कराई है मैंने, ऐसा कुछ. बट यूएस का प्रेसिडेंट कुछ भी कर दे रहा है. देखिए, दिस इज द न्यू वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, एंड वी हैव लिव्ड दिस वर्ल्ड अर्लियर एज वेल इन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस फर्स्ट टाइम एज वेल. न्यू नॉर्मल. सो दिस इज द न्यू नॉर्मल व्हेन इट कम्स टू द यूएस पॉलिटिक्स, आई वुड से. बट अपार्ट फ्रॉम यूएस, अब अगर हम इंडिया के रिश्तों की बात करें नेबरिंग कंट्रीज से, तो वहाँ क्या हो रहा है? मतलब अभी आप देखिए बांग्लादेश के साथ क्या हालात हैं हमारे रिश्तों के, नेपाल के साथ भी ऊपर नीचे रहता ही है, पाकिस्तान तो एवरग्रीन है ही हमारा दुश्मन, चाइना पाकिस्तान को मदद दे रहा है. क्या लग रहा है आगे क्या होगा? सी आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन. हमारे रीजन में अक्सर हमको एक डोमेस्टिक कार्ड की तरह भी यूज़ करा जाता है. एक बड़ा देश है हम, अगर आप रीजन की पॉलिटिक्स देखें तो वहाँ पे पार्टीज़ हैं जो हमको विलन बनाकर वोट लेना चाहेंगी. मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ बहुत सारे जो है. मतलब आप देखिए, आप कोई भी एक पॉलिटिक्स देखिए किसी भी देश की आसपास जो हमारे पॉलिटिक्स हैं, तो एक तरफ से they use it to get votes, but they also become pro India. So
इसको लेकर आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फेलियर हो रहा है. इट इज़ we get involved, we get dragged into the domestic politics of countries. ओके. That is it. So it is seen as we are anti, but that's not the case. Now India has done a lot in the region. मतलब ऑयल पाइपलाइन की बात कर लीजिए, हम श्रीलंका के साथ बना रहे हैं, बांग्लादेश के साथ भी हम एक तरफ से हमारे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ऐसा नहीं है सब बंद हो गया है. यूनिट सरकार है, काफ़ी एंटी सरकार है, इट्स वेल नोन एज वेल, बट let them play their politics. We'll wait, we'll see what happen. I mean, ऐसा नहीं है कि उनकी भी पॉलिटिक्स अभी अच्छी चल रही है. आज मैंने अखबार में पढ़ा कि वो बोल रहे थे वो रिज़ाइन कर सकते हैं. और भी देशों का यही हालात है. बट एट द एंड ऑफ द डे इंडियाज फोकस इज दैट वी आर अ कंट्री विच हैज़ लार्ज रिसोर्सेज, लार्ज इकॉनमी. आपको हमारे साथ रिश्ते बनाने हैं, आपको हमारे साथ कोई मदद चाहिए, हम आपको देने को तैयार हैं. बट जब हमें मदद चाहिए थी, ओपन स्टैंड चाहिए था एक सबके तरफ से. देखिए, ओपन स्टैंड क्या होता है, एक मॉरल सपोर्ट होती, बट इन टर्म्स ऑफ जो करना था तो हमें ही करना था. प्लस आप एक चीज और बता रहे हैं कि जो लोग खुल के सामने नहीं आए वो बैकड्रॉप से आए. हाँ, सामने मेरे ख्याल से बहुत सारे बड़े देश हैं जो अपना नाम नहीं देना चाहते हैं, वो पीछे से आए, उनने बहुत मदद करी है भारत की. पर उनकी अपनी पॉलिटिक्स भी है ना, क्योंकि देखिए, इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट, इट्स ग्रे, इट्स नॉट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. देयर आर अदर थिंग्स इन्वॉल्व्ड एज वेल. They don't want to get involved in a different politics which is not their battle. देखिए, आपको ये भी समझना होगा कि दुनिया के हालात अच्छे नहीं है. कोई भी नहीं चाहता कि वो किसी और की पॉलिटिक्स में फंसे. और बहुत कम देश होंगे जो शायद ऐसी गलती करें. तो everyone wants to play safe, but they want to be friends with everyone. India is a large country with the 4th largest economy. Every country wants India on its side, but obviously they are not very keen to come out in support because it can jeopardize their situation as well. So that's the thing which I think is happening. Also, as you are saying कि उन्हें अपनी domestic politics को भी maintain रखना है. करेक्ट. ओके. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ की ही बात करें, अगर हम अफगानिस्तान पर आते हैं कि अभी एस जयशंकर जी ने ये ट्वीट किया था कि ही हैड अ टेलीफोनिक कॉल विद द तालिबान लीडर्स. और फिर तालिबान जाकर चाइना से मिल रहा है, चाइना का सीपैक अफगानिस्तान से होते हुए जा रहा है. तो चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक साथ दिख रहे हैं. तो ये थोड़ी आप पिक्चर मुझे क्लियर करेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के साथ क्या रिश्ते हैं हमारे. देखिए, वी कैनॉट स्टॉप एनी कंट्री टू हैव एंगेजमेंट, नॉट हैव एंगेजमेंट और हैव एंगेजमेंट विद अ पर्टिकुलर कंट्री. से फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इफ दे वांट टू एंगेज विद चाइना, दे आर फ्री टू डू सो. बट आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब ऑफिशियली इंडिया की तरफ से वहाँ पर बात की गई है लीडर्स से. मैं उस पर आ रहा हूँ. देखिए, अभी तक जब तालिबान सरकार आई 2022 में आई थी मेरे ख्याल से, आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट डेट. We have been engaging with Taliban primarily because हमारे वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स हैं. और भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते काफ़ी पुराने हैं. मतलब सरकारें आएंगी जाएंगी, पर रिश्ते रहेंगे. वहाँ का पार्लियामेंट अटल जी के टाइम पर हमने बनवाया था. पार्लियामेंट, वहाँ पे सलमा डैम है ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमने करवाए हैं वहाँ पर. तो हम अफगानिस्तान के लोगों को ऐसा नहीं छोड़ देंगे. मेरे भी बहुत सारे अफगान दोस्त हैं. तालिबान के साथ बहुत सारे जो हमने देखा इंटरनेशनली व्यूज़ हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी व्यूज़ हैं. बट इस पूरे रीजन में हम देखें, पाकिस्तान, भारत, चाइना, रशिया, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज सब इंगेज कर रहे हैं, क्योंकि there is a reality. You cannot dismiss a reality. If you don't like reality, you can't close the eyes. You need to engage with the reality. It's a life check also. है ना? So essentially we have been engaging with Taliban. The engagement has been upped with the conversation. और अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, 10 मई को रात को पाकिस्तान आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन है, उनने एक स्टेटमेंट दी थी. उन्होंने कहा था कि भारत के जो मिसाइल हैं वो अफगानिस्तान जा रहे हैं, वो वहाँ गिरे हैं. फिर अफगानिस्तान से स्टेटमेंट आई थी और ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट आई थी कि ऐसा नहीं है. उसके बाद 2 दिन बाद हमारी बातचीत हुई, जिसमें तालिबान जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है वहाँ के, मुताकी,
उन्होंने कहा कि हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं और भारत ने हमारा वाघा और अटारी बॉर्डर जो है वो क्लोज है, पर भारत ने वहाँ से अफगान ट्रक्स आए थे उनको अलाउ करा। ठीक है, तो भारत का फोकस हमेशा रहा है कि अफगानिस्तान से एक तरफ से रिश्ते अच्छे हो सकें, क्या मदद उनको चाहिए दे सके। तो पाकिस्तान तो 70 साल पहले ही आया ना, उससे पहले तो भारत और अफगानिस्तान नेबर्स थे ना, उससे पहले तो भारत और ईरान नेबर्स थे ना, तो वो हम रिश्ता थोड़ा ना तोड़ेंगे ऐसे। तो वो कंटिन्यू रहेगा। और तालिबान सरकार खुद एक तरफ से काफ़ी परेशान है पाकिस्तान से। एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों के बीच। पाकिस्तान उसका एक बैकड्रॉप है। जो अफगान रिफ्यूजीज़ हैं पाकिस्तान में, उनको सबको निकाला जा रहा है पाकिस्तान द्वारा। अब भारत सरकार सपोर्ट दे रही है अफगान सरकार को कि इन रेफ्यूजियों को हम मदद देंगे, उनको सपोर्ट देंगे, उनको जो भी ज़रूरत है ऐसे सपोर्ट दे रही है। चाबहार पोर्ट जो ईरान में है, उसके द्वारा अफगानिस्तान से जो सामान आ सके भारत और भारत से जो सामान आ सके अफगानिस्तान, वो एक तरफ से एक फोकस करा जा रहा है। इसके अलावा फोकस करा जा रहा है कि कैसे और इंगेजमेंट बढ़ाई जा सके। जो अफगान ट्रेडर्स हैं, जो सरकार है वहाँ पे, अफगान सरकार है, वो चाहती है कि स्टूडेंट्स और जो ट्रेडर्स हैं उनको एक तरफ से वीज़ा मिल सके भारतीय। तो ये एक तरफ से प्रायोरिटी एरियाज़ हैं। मुझे लगता है कि रिश्ते अच्छे होंगे और ये तब होंगे जब मतलब एक तरफ से पाकिस्तान इसको नोटिस करेगा। वो पाकिस्तान काफ़ी गुस्सा भी रहेगा क्योंकि कराची पोर्ट शायद इतना यूटिलाइज ना हो अफगानिस्तान द्वारा, अब शायद चाबहार पोर्ट वो यूटिलाइज करें। अच्छा, आपने कराची पोर्ट की बात करी, तो जो मीडिया में इतनी खबरें आई थी उसमें कितनी सच्चाई थी? कराची पोर्ट को लेकर वैसे बाद में हो गया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बट आप मुझे बताइए कराची पोर्ट के बारे में जो भी चीज़ें आई थी उस समय की, INS विक्रमादित्य वहाँ पर पहुँच ही चुका है, क्या हालात थे वहाँ के? देखिए, मैं आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देता हूँ जो भारत सरकार ने ऑन रिकॉर्ड कही है और प्रेस ब्रीफिंग में कही है। पहला कि भारत की नेवी नॉर्दर्न अरेबियन सी में थी और उसकी वजह से पाकिस्तान की जो नेवी है, नेवल फोर्सेस, वो हार्बर तक ही रहीं। ये भारत सरकार ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 12 तारीख को, 12 मई को, उसमें एक तस्वीर दिखाई गई थी, मेरे पास वो तस्वीर भी, एक मैप दिखाया गया था। तो एक स्ट्राइक नियर बाय कराची भी हुई है, ये कंफर्म है और भारत सरकार ने इस चीज़ को माना है। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स थी, ये ऐसा नहीं था कि बमबारी हो रही हो। प्रिसिशन स्ट्राइक्स मतलब कि अगर मुझे मतलब वो माइक को मेरे को स्ट्राइक करना है तो उस माइक को ही स्ट्राइक करना है, मुझे उसके साथ चेयर को स्ट्राइक नहीं करना है। और आइडिया ऑफ हैविंग प्रिसिशन स्ट्राइक वाज to tell Pakistan that we can strike wherever we want and you are not safe anywhere. We can go beyond this also. Correct. We are capable enough. तो हमको अगर उस हवाई जहाज को उड़ाना है तो उसको ही करना है। तो एक तरह से एक थ्रेशोल्ड लेवल भारत ने बढ़ा दिया, जो थ्रेशोल्ड लेवल पाकिस्तान नहीं बढ़ा पाया भारत में। हमारे नॉर्दर्न और वेस्टर्न एरियाज में प्रॉब्लम जरूर रही थी ड्रोन अटैक्स की वजह से, पर क्या दिल्ली में कुछ हैम्पर हुआ? नहीं। इंफॉर्मेशन मशीनरी की बात करें, से मिसाइल छोड़ दी थी जो सिरसा में न्यूट्रलाइज हुई, पर न्यूट्रलाइज हो गई, दिल्ली तक तो नहीं आई। अगर आप उनकी वो देखें, रिपोर्ट्स देखें, उनका जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है उसमें तो इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, 10 तारीख को जो मैं तस्वीरें लगा रहा था कि मैं अब जा रहा हूँ पीसी के लिए, तो किसी एक हैंडल ने मेरी ही तस्वीर निकाल के लिखा कि देखें दिल्ली में लोग डरे हुए हैं और भाग रहे हैं क्योंकि ड्रोन अटैक हो रहा है। फिर मैंने उसको निकाल के मैंने स्क्रीनशॉट करा कि ऐसा लगा दी, मेरी फोटो लगा दी थी। फिर मैंने लगा कि फेक न्यूज़, ऐसा कुछ नहीं है। बट एसेंशियली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज अ मेजर डोमेन, और बाय डूइंग मोर प्रेशर्स उस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में वी हैव बीन एबल टू कट थ्रू इट, कि वी कैन टेल देम दैट ये हुआ। हमने एक जो उनका एयरपोर्ट है वहाँ पर हमने एक अटैक की वजह से क्रेटर बना, वो डिसफंक्शनल हो गया, सियालकोट के है ना? पास? हाँ, मतलब उसी इलाके में, मतलब बहुत सारे हमने एयरपोर्ट्स वहाँ पे जो उनके मिलिट्री बेसिस हैं टारगेट करे। हमने सरकादू में भी टारगेट करा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। लाहौर का एयर डिफेंस हमने उड़ा दिया, ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है हमने। तो ये सब जो ऑन रिकॉर्ड कमेंट्स है, मतलब मैंने अपनी तरफ से यही प्रेजेंट करे, फोकस मेरा यही था। बट एसेंशली इंडिया ने एक तरफ से जो न्यू नॉर्मल सेट करा है, पाकिस्तान को इसको रिवर्स करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ये नहीं कर पाएगा वो रिवर्स कभी। बट पाकिस्तान का जो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है और जो एक फेक न्यूज़ का नैरेटिव भी चलाया है, कहीं ना कहीं उन्होंने
ऐसा पेश किया है कि वो लोग कह रहे हैं हम जीत गए, हम जीत गए। मतलब जहां वो हमारे आगे खड़े भी नहीं हो सकते। इस पूरा जो ये ऑपरेशन चला है और जो अभी भी चल रहा है, उसमें ये बोला जा रहा है, ये नरेटिव बनाया जा रहा है कि हमने तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया, अफरीदी वहां पर रैली कर रहे हैं। तो ये सब ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ही तो नतीजा है, आई थिंक। देखिए 1971 भी उनने नहीं, मतलब वो जीते थे वो मानते apparently, नहीं वो है, मानते हाँ। नहीं है, बट दिस इज हाउ दे आर, बट व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, this time around it was big, on big Yes. scale, very big scale. Now we also need to understand that it's just not the Pakistani information warfare, it has support from their supporters as well. There are a lot of fake news which is being spread on internet as well, which is obviously detrimental. They have a tendency of discrediting Indian media, but a discredited nation can do anything, doesn't need They are on La La Land. correct. Now उनका एक डॉसियर भी आया था बाय द वे थोड़े दिन पहले, जिसमें उनने सो कॉल्ड हमारा रोल बताया ना। उस डॉसियर को मैंने पढ़ा है, उसके अंदर भारत की मीडिया का जिक्र था। ओके। आप उसकी मीडिया को आप डिस्क्रेडिट करते हो और उसी की मीडिया को आप यूज़ करते हो अपने डॉसियर में। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पाकिस्तानी मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने, उसके अंदर उसने एडिटेड वर्जन यूज़ करे थे इंडियन मीडिया के टू क्लेम विक्ट्री कि हमने यहाँ स्ट्राइक कर दी। मतलब जो रिपोर्टर है, इंडियन रिपोर्टर, वो बता रहा है कि पाकिस्तान में स्ट्राइक्स हो गई, तो उसका क्लिप लगा के उनने प्रेजेंट करा कि कैसे एक तरफ से स्ट्राइक्स हुई इंडिया में और रिपोर्टर डरा हुआ है। उसके बाद जो सबसे एक तरफ से क्राउन होगा वो था कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इशाक डार, उन्हें पार्लियामेंट के अंदर एक ब्रिटिश अखबार का एक तरफ से बताया एग्जाम्पल कि देखें ब्रिटिश अखबार बात कर रहे हैं कि हम जीत गए हैं, और वो AI जनरेटेड फेक अखबार था। तो द अमाउंट ऑफ फेक न्यूज़, फेक मशीनरी एंड फेक थॉट प्रोसेस दे हैव इज अस्टाउंडिंग। बट उसको ज़्यादा रिएक्ट करने का कोई तुक नहीं है। आई वॉज ट्रोल्ड अ लॉट बाय मेनी पाकिस्तानीज बाय द वे, and these are elite Pakistanis who were seen as the voice and the liberal voices. बट इस जंग से एक चीज़ पता चली कि वहाँ पर उनका सबका जो समाज है वो एक ही है भारत को लेकर। वो मुखौटे गिर गए इस बार, जंग हुई, बट एसेंशली दे आर ऑल सेम। दे हेट यू टू द कोर, दैट इज़ वेरी विजिबल। मैनी ऑफ देम ट्रोल मी टू द कोर, आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इट, बट देर इज़ नो पॉइंट रिएक्टिंग बिकॉज यू मस्ट हैव सीन, मैंने एक भी किसी को ना मैंने ट्रोल करा ना मैंने किसी को, मतलब मुझे पता है जो उनके बड़े लोग हैं जिनने मुझे कहा, कमेंट्स किया, उनका मैंने लगाकर स्क्रीनशॉट लिखा कि ऐसा है, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट engaging with people. Hate us. हाँ, there is no point in giving credit to them or trying to amplify them, because these people are themselves, first they're haters and they're living in their own ecosystem. Let them remain in their ecosystem. There's no point engaging with them. बट देन जैसे कि आप बता रहे हैं कि काफ़ी पाकिस्तानी एलीट लोगों से आपकी बात हुई एंड दे हैव Continue. they have a similar approach towards India कि they hate us. तो is it the same with the Pakistani industry also, like we have banned their dramas यहाँ पर, और उनके जो stars हैं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से कंडेम किया, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, जो पाकिस्तानी एक्टर्स वगैरह हैं उनका जो यहाँ पे काम करने को लेकर फिर बोला जाता है? So there are 2 points to it. The first is on बात हुई, मेरी बात नहीं हुई थी, ओके उन्होंने मेरे को ट्रोल किया था। ओके उन सब ने, उनके एलीट क्लास ने, काफ़ी ने मुझे ट्रोल किया था, एंड दीज वर वॉइसेस who were much respected in India. These were voices taken by the Indian society as, okay, they are like sane voices, but alas, we got to know the real face. The second, of course, is the industry. Now, you must have noticed something that भारत ने बहुत सारे अकाउंट्स withheld करे, Yes. भारत ने बहुत सारे YouTube अकाउंट्स withheld करे। आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सोसाइटी में मीडिया इंडस्ट्री का क्या रोल है। देखिए, उनकी जो सोसाइटी है एक डिफरेंट व्यू ले चुकी है, एक डिफरेंट डायरेक्शन ले चुकी है आइडियोलॉजिकली। जो उनका एलीट है वो लाहौर, इस्लामाबाद, फैज़लाबाद, कराची में है। वो जो उनका एलीट है उसमें से बहुत ही कम लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पर कोई भी अंग्रेज़ी चैनल नहीं है पाकिस्तान में, बाय द वे सब उर्दू चैनल है। एक आया था वो ख़त्म हो गया। तो ये जो एलीट है दे लुक टुवर्ड्स इंडिया फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। तो उनका जो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एंगेजमेंट हैज़ बीन यूट्यूब।
मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स देखे थे पहले जो बहुत प्रो बात करते थे भारत के लिए कि भारत बड़ा अच्छा मुल्क है, और यहाँ पे उनको बहुत वायरलिटी मिलती थी। लोग बोलते थे वाह क्या बात की, और अच्छा लगता था कि हमारा दुश्मन मुल्क बोल रहा हाँ, है। वो लोग ही बोल रहे हैं कि हम तो बहुत Correct. अच्छे हैं। बट उसके पीछे ये रीज़न नहीं था कि वो आपकी तारीफ करना चाहते हैं, उसके पीछे रीज़न ये था कि मोनेटाइजेशन, उनको जो मोनेटाइजेशन का बेनिफिट मिलता था क्योंकि उनकी वीडियोस वायरल जाती थी। और उनके जो व्यूअर्स है वो इंडियन थे। करेक्ट, उनका जो बेस था वो इंडियन था। जो पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री है, कोक स्टूडियो मेरे ख्याल से काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पर, तो यहाँ पे उनका जो बेस है वो ख़त्म हो गया इसकी वजह से। बट मुझे लगता है कि जो देश जिसके अंदर एक तरफ से घृणा है भारत को लेकर है, जो एक हेट्रेड है, जो मुझे काफ़ी दिखाई दी इस पूरे वाक्य से, I think it's a decision well taken. This is something which should have been taken. The hate is now open. The relationship is dead now. है ना, हमारी एम्बेसी ज़रूर है, उसमें 30 लोग ज़रूर हैं, बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता इस रिश्ते का अब कोई ज़्यादा फ्यूचर है। पाकिस्तान हैज़ बीन एन इरिटेंट, इट विल ऑलवेज रिमेन एन इरिटेंट। वो मीठी बातें ज़रूर बोल लेंगे, बट उनका फोकस यही है कि एक तरफ से भारत को नुकसान देना, टॉप से लेके बॉटम तक। जैसे कि आप रिश्ते के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अब अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी पर आते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से बोला गया है कि अगर पानी रुकेगा तो वो हम एक्ट ऑफ वॉर की तरह उसे लेंगे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहा सकता। तो अब आगे क्या लग रहा है कि एक्ट ऑफ वॉर तो वो ऑलरेडी बोले हुए हैं, IWT ऑलरेडी सस्पेंडेड ही है, तो फिर अब आगे आपको लगता है कि अभी और एस्केलेट हो सकती हैं सिचुएशंस दोनों नेशंस के बीच में? देखिए, पहले मैं बात करूंगा इंडस वाटर ट्रीटी की। नाउ इंडस वाटर ट्रीटी विल रिमेन इन अबेयंस। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पे कह दिया है ये फ्रोजन रहेगी हमेशा। इसलिए फ्रोजन रहेगी क्योंकि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करता है। जब तक वो सपोर्ट करेगा ये ट्रीटी नहीं चलेगी। इसका एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। पिछले 2 साल से भारत कहता आया है इसको रीनेगोशिएट कर लो आप, क्योंकि ग्लेशियर जो फ्लो है वो रिड्यूस हो गया है, पॉपुलेशंस बढ़ गई हैं। ये 1960 की ट्रीटी है, उसमें क्लॉज भी है टू रिवाइव इट, टू रिवाइज इट। लोगों ने कभी उस पे इनने कुछ रिएक्ट करा नहीं नहीं किया। इसको लेकर, हाँ। कोई मूवमेंट नहीं करी, कुछ एक्शन नहीं लिया, तो ये हमेशा फ्रोजन रहेगा। और दूसरा आपका पाकिस्तान को लेकर था, रिश्तों को लेकर, हाँ, कि अभी क्या लग रहा है फ्यूचर की और ज्यादा एस्केलेट हो सकता है, बिकॉज वो बोले हुए हैं कि अगर पानी रोकोगे तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर ही मानेंगे, और हम कह रहे हैं कि खून और पानी तो भाई नहीं साथ में बहेगा। तो आगे की सिचुएशन आपको क्या लग रही है? आगे 5-6 महीने बाद क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? देखिए, मैं ये बोलूँगा ये फ्रेजाइल सीज फायर है। ये सिचुएशन काफ़ी सेंसिटिव है। आज ही उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसमें उन्होंने भारत को लेकर बहुत यूजुअल कमेंट्स दिए हैं। देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट दोज कमेंट्स, बट देयर विल बी अ सिचुएशन दिस ईयर आई थिंक जब फिर से हालात ख़राब होंगे। दैट्स माई असेसमेंट। आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड, नॉट इवन लाइक off record I'm saying this. So I feel that they will be up to something mischievous, that is very obvious. उनके जो आर्मी चीफ हैं मिस्टर मुनीर, ही इज़ अ वेरी कम्युनल मैन। उनकी स्टेटमेंट आपने देखी होंगी मेरे ख्याल से, नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते आप हुए। मतलब अगर आपके टॉप लीडर जो एक मिलिट्री लीडर हैं, जिनको पॉलिटिक्स भी नहीं लड़नी है ना, जो जिनको वोट्स भी नहीं लेना, वो जाके ऐसी स्टेटमेंट्स देंगे, उसका इम्पैक्ट जो नेबर्स पे होगा तो होगा, जो हो रहा है, बट आपकी अपनी माइनॉरिटीज़ पे क्या होगा? आपके देश में भी हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं, अहमदिया हैं, सिख हैं, तो आपने तो एक झटके में उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया ना। तो एसेंशली दिस इज़ अ मैन एट द हाईएस्ट ऑर्डर इन द कंट्री। तो गॉड हेल्प दैट कंट्री, मतलब मैं यही बोलूँगा। पर मुझे इतना है लगता है कि he will be up to something mischievous with India in next few months for sure. Again by terrorism or by army? I really can't say what mode he can apply. He can do anything. Terrorism is just another wing. है ना, क्योंकि terrorism has been used as a state policy बहुत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी थोड़े दिन पहले जब स्पीच दी थी आफ्टर, मतलब जब पॉज करा हमने ऑपरेशन सिंदूर, तो उनने कहा था कि हम वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट और जो टेररिस्ट हैं उनको अब एक मानते हैं। तो बेसिकली इक्वेटिंग बोथ टुगेदर, दैट इज़ अ सिंगुलर मैसेज बाय इंडिया टू पाकिस्तान। तो ट्रस्ट मी, देयर इज़ समथिंग मिस्चीवियस दे माइट बी प्लानिंग। मेरे को रोज़ वहाँ से इंफॉर्मेशन आती है इन टर्म्स ऑफ उनके अखबारों से,
मैं उनके अखबार पढ़ता हूँ, ब्लॉग ज़रूर हैं बट हाँ मैं वही मैं ज़रूर पूछने वाली थी, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, वो तो ब्लॉग्ड है। हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ, मतलब देर आर वेज, आई मीन Okay. टू read them and have an understanding, because as a journalist you need to have a situational awareness, I would say, about things where they are going, and you need to know what's the thought process. So मुझे पता है वो क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनका क्या रुख है. मुझे काफ़ी पॉजिटिव नहीं लग रहा उनका रुख. आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होगा? करेक्ट, दैट्स माय थॉट. ओके। अच्छा, एक चीज़ और, कहीं मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि इस पूरे जो इंडिया और पाकिस्तान का ये चला है, इसमें चाइनीज़ जो ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, कुछ मिसाइल्स का भी जो इस्तेमाल किया गया है, चाइना ने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक एज अ लेबोरेटरी से यूज़ किया है। वो उन्होंने अभी तक कहीं पे से टेस्ट किया नहीं था, लैब में ही बनी थी, यहाँ पर इन्होंने टेस्ट करके देख लिया कि फेल हो गई हैं, और फिर अब पाकिस्तान की तरफ से ही कुछ लोगों को आई थिंक ट्रेनिंग के लिए भी चाइना में बुलाया गया है। देखिए, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सब एक तरफ से कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है, पर हाँ, जो एक चीज़ कंफर्म है वो ये है कि जो मिसाइल्स यूज़ करी वो चाइनीज़ मिसाइल थी, भारत सरकार ने इसे कंफर्म करा है। हाँ। और भारत सरकार ने ऑन रिकॉर्ड कंफर्म करा है, बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब जनरली सरकारें ऐसी चीज़ें नहीं ऐसे कंफर्म नाम करते हैं। नहीं और लेते होंगे। मुझे ये भी पता है कि और देशों जो फाइव आइज़ हैं, हाँ। ये सब जो देश हैं, इनको बहुत जिज्ञासा है इन मिसाइल्स को लेकर, वो भी देखना चाहते हैं इवन मिसाइल्स. PL-15E के जो डेब्रिज हैं, उसकी भी मांग हो रही है कि Correct. इसको हम स्टडी करेंगे कि कैसे बनाया है चाइना ने Correct. ये। तो ये एक लैब हमारे लिए भी मुझे लगता है साबित देखिए, हुआ है। हर जो जंग होती है ना, उसके बहुत सारे लेसन्स होते हैं. आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, यूक्रेन, गाज़ा, इज़राइल, ये सब वॉच कर रहे हैं. और जो हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, करीब 2-3 साल से कह रही थी कि जो अगली जंग होगी, वो जंग होगी ड्रोन्स की, वो जंग होगी डिफरेंट मशीनरी की, और वो हमने देखा. देखिए, जब आर्मेनिया, ये जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जब जंग हो रही थी एक तरफ से, तो उसमें ड्रोन्स काफ़ी एक तरफ से उनका रोल बाहर आया. वही हमने देखा इस बार भारत और और पाकिस्तान आई के थिंक बीच. इसराइल वाले उसमें भी इनिशियली, हमास वाले उसमें यही हमने देखा है। करेक्ट. तो एक तरफ से इनफैक्ट देयर आर पैरेलल्स, जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ और जो वहाँ पर अटैक हुआ था अक्टूबर 2023 में, उसमें बहुत पैरेलल्स भी हैं. हमास के जो लोग हैं वो भी दिखाई दिए थे, पीओके में रिपोर्ट्स आई थी जिसको कॉग्निजेंस प्लस लिया था. ड्रोन्स को छोड़ने का जो एक पैटर्न रहा है, एक Correct. सस्ते ड्रोन्स को आप इतने Correct. होलसेल में छोड़ दे Correct. रहे हैं। और ड्रोन्स कैन डू अ लॉट ऑफ डैमेज एज वेल. यस, डेफिनेटली। तो this is a new reality of war today, a reality which we can't hide from, but it's a new normal as well. मतलब hopefully अभी तक it hasn't become a widespread situation, बट अगर पाकिस्तान मिसचीफ कर सकता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. जहाँ तक चीन का सवाल रहा, चीन का सवाल क्लियर है. चीन ने किसको सपोर्ट करा है और भारत ने ऑब्जर्व भी करा है. और रिश्तों में थोड़ी एक तरफ से मैं बोलूँगा पॉजिटिविटी आई थी पिछले बीच साल, में आई थी, हाँ। जब पीएम मोदी और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मिले थे कजान में ब्रिक्स समिट के शिखर सम्मेलन के साइडलाइंस पर. उसके बाद बहुत सारे इनने इनिशिएटिव्स लिए दोनों देशों ने. कैलाश मानसरोवर अगले महीने शुरू होने वाली है. और काफी दिन से बंद थी मानसरोवर यात्रा. 4-5 साल हो गए थे. डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात हो रही है, वाटर शेयरिंग की बात हो रही है. ये सब तो शायद चलता रहेगा कि लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं. दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द बायलैटरल लार्जर बायलैटरल. बट ऐसे भी बोला जा रहा है ना कि अगर जैसे यहाँ हम पाकिस्तान का पानी रोकते हैं तो उधर से वो ब्रह्मपुत्र नदी पर भी कोई एक डैम वगैरह बना रहे हैं. ऐसे देखिए, मैंने पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में देखा है सब, बट सो फार देयर हैजंट बीन एनी इंडिकेशन. आई मीन आई डू नॉट नो व्हाट्स द थॉट प्रोसेस चाइना में, क्योंकि चाइना, देखिए पाकिस्तान को आप समझ सकते हैं क्योंकि एसेंशली इट्स ईजी टू रीड देम देयर मीडिया एज वेल. चाइना एक क्लोज कंट्री है. आप चाइना की मीडिया को नहीं समझ सकते. आपको चाइना को क्रैक नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि उनका सिस्टम अलग है. आप उनकी सोशल मीडिया में भी नहीं हो सकते हैं. कुछ नहीं, उनका यूट्यूब अलग है, Correct. उनका ट्विटर अलग है. हमारी सोसाइटी इज एन ओपन सोसाइटी एंड दैट मेक्स इट मोर इजी एज अ Vulnerable. टारगेट by the Chinese or any other country which would like to use our fault lines. Every country has a fault line. तो मेरा मानना यही है कि we need to be not only a united country, I mean we are a united country, but much more united at a time when the crisis is there. The crisis hasn't gone. बट आई थिंक इस बार एक
एकता तो दिखी है पूरे देश में, चाहे वो ऑपोजिशन पार्टीज हो या कुछ भी हो, एकता की तो मिसाल एक दिखी है इस बार के ऑपरेशन में। Correct. I mean, that's very well known. I mean, inter-party delegation going and all the politicians going. So, unity is something that is part of our DNA. Unity in diversity and unity together works for us. And this is what India is in many ways. And a united India can make sure that that India's enemies fall out. Or we are looking at a challenging time. I can only say this. अच्छा, अभी मुझे रैप करना है, बट स्टिल आई हैव मेनी क्वेश्चंस इन माइंड। एक दो और क्वेश्चंस है, लाइक अराउंड बलूचिस्तान, व्हाट इज हैपनिंग देयर एंड हाउ वी कैन लाइक बी हाउ वी कैन सपोर्ट बलूचिस्तान, और लाइक हम लोग क्या वहाँ पे कर सकते हैं या कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में अगर आप बताएं। देखिए, उसके लिए आपको ना हर रीजन का हिस्ट्री देखने की ज़रूरत है, और बलूचिस्तान की हिस्ट्री इज़ वेल नोन एज वेल, और कैसे एक तरफ से प्रिंसली स्टेट का एक्सेशन हुआ, वो सब बड़ा प्रोविंस है, नेचुरल रिसोर्सेज है। बलूचियों का मानना है कि जो पंजाबी डोमिनेटेड पाकिस्तान है वो उनके रिसोर्सेज ले लेता है। तो ऐसे एक तरफ से इश्यूज पुराने हैं, फोर्सेस यूज़ हुई हैं, और ऐसा नहीं है बलूचिस्तान के लिए ही है, और भी उनके जो प्रोविंसेस हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं। कब तक अलग हो जाएगा बलूचिस्तान? मैं आपको दूसरा सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ। जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसमें इंडिया का क्या रोल है या नहीं रोल है? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि भारत किसी भी ऐसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को नहीं सपोर्ट करता। भारत का कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है, वहाँ का प्रोपेगेंडा ज़रूर कहता है, क्योंकि उनके लिए एक इजी टारगेट होता है, क्योंकि यही टॉपिक को लेके वो बलूचियों को टारगेट करते हैं कि देखें भारत इनको सपोर्ट कर रहा है, और एक यूनिटी बनाते हैं। देखें, बलूची को हम टारगेट करेंगे क्योंकि इंडिया के सपोर्टर्स हैं। वो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो इनकी इंटरनल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। उसके अंदर बोलना ज़्यादा प्लेज इनटू देयर हैंड। वो चाहते हैं कि हम बोलें। जहाँ तक अलग रहने की बात हुई या ना अलग रहने की बात हुई, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। इट्स देयर ओन डोमेस्टिक इंटरनल मैटर। व्हाट डू यू थिंक? आई रियली कांट से एनीथिंग। मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, वहाँ पे टेरर अटैक हुआ, टेरर इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे इतने है ना, प्रोटेस्ट हो रहे क्योंकि हैं। वहाँ पे देखें, पाकिस्तान का इतिहास पढ़ें आप। पहले जो बांग्लादेश था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था, वो अलग क्यों हुआ? क्योंकि उर्दू इम्पोजिशन वाज अ बिगर फैक्टर। बांग्लादेशीज बोलते थे हम अपनी भाषा बोलेंगे, उनने, और वो मेजॉरिटी प्रोविंस था। वेस्ट पाकिस्तान वाजंट द मेजॉरिटी प्रोविंस, एंड फाइनली शेख मुजीबुर रहमान गॉट व्हाट ही वांटेड, एन इंडिपेंडेंट कंट्री. Now, Balochistan, I do not know what's going to happen. Security situation is very bad. It's super bad. But we also need to understand that there was a difference between Bangladesh situation and this situation, because Bangladesh and Pakistan is physically separated. Yes, connectivity नहीं थी। है ना? Yeah, they're together. I mean, they're part of the same geography. It's up to Pakistani leadership how they make sure that. I don't want to advise anyone, frankly speaking, on that. It's up to them. It's their own internal matter. सिंध में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। But that is how the country is. There is a lot of disenchantment. There is a lot of angst. But that is how the country is. मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस पूरे रीजन में अगर भारत से अगर अच्छी दोस्ती बनाकर, अच्छा रिश्ता बनाकर चलता, आतंकवाद नहीं फैलाता और कदम ताल करके चलता, तो मेरे ख्याल से ये रीजन काफ़ी पीसफुल, अच्छा होता, और इस डिज़ास्टर्स पोजीशन में नहीं होता। आज की तारीख में ये जो पूरा रीजन है, ये डिज़ास्टर्स पोजीशन में इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ से एक तरफ से उनका थॉट प्रोसेस रहा है, आतंकवाद उनकी एक स्टेट पॉलिसी रही है, भारत के साथ मसले हमेशा, और कश्मीर को लेके देखें, कश्मीर is an Indian territory. It will remain an Indian territory. The only thing which is to be resolved is POK. That is it. वो अपने नैरेटिव से चलते रहेंगे, उसका कोई फ़ायदा है नहीं. At the end of the day, they will face more problems. It's a country which is facing a lot of issues, domestically, internally, economically, in every sense possible. उनके जो लीडर्स हैं, उनको एक तरफ से सोचना पड़ेगा कि कैसे वो कंट्री को एक तरफ से पीस के प्रोसेस में लेके जाएं, rather than this disastrous process. Involving in some war-like situation. Correct. किराए पर मिसाइल लेकर यहाँ पर छोड़ना। Correct. rather than that. अच्छा, ठीक है। अभी एक लास्ट सवाल और है मेरा कि अभी आप कश्मीर गए थे, I saw on Twitter,
तो अभी वहाँ के हालात कैसे हैं? आप पुंछ भी गए थे आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं नॉर्दर्न साइड ज़्यादा गया था। ओके, सो वहाँ पे लोग क्या बात कर रहे हैं, लोकल्स क्या बोल रहे हैं, कैसे हालात हैं वहाँ पर? देखिए, दो हालात मैं बता सकता हूँ। एक तो लोगों में काफ़ी गुस्सा है कि गुस्सा किसे लेकर? इस बात को लेकर कि ये उनका पीक टूरिस्ट सीज़न था यस। और वो सब वॉश आउट हो गया। मैं डल गया था और पूरा मैंने डल खाली देखा। डल के अंदर बहुत ही कम टूरिस्ट थे और लोग सहमे हुए हैं, ऑब्वियसली डरे हुए हैं कि आतंकी अटैक हुआ था। और एक बुरा है उनके लिए। लोगों ने चीज़ें खरीद ली थी, लोगों ने लोन ले लिए थे, घर बना लिए थे, बनाने का प्लान था। जिनसे मेरी बात हुई, लोगों ने गाड़ियाँ ले ली थी लोन पर, इस उम्मीद के साथ कि इस ट्रैवल सीजन के बाद वो पे आउट कर देंगे। तो दे आर इन डेट मैनी, मतलब जितने सो मैंने बात करी, तो इस बात का उनको दुख है। दूसरा, मैं बहुत सारी फॉरवर्ड लोकेशंस में गया था जो बहुत सेंसिटिव लोकेशंस भी थी, जिसका ब्यौरा मैं नहीं दे सकता। बट मैं ये कह सकता हूँ कि इंडियन आर्मी इज़ रेडी, द इंडियन मिलिट्री इज़ रेडी। अगर मिस्चीवियसनेस या मिस एडवेंचर पाकिस्तान से होता है तो देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, जैसे कि आपने बताया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो करने का सोचेगा ही। करेक्ट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो वो 3-4 दिन का टाइम था, उसमें जो आपके लगातार ट्वीट्स आ रहे थे, लोग मीडिया हाउसेस को उतना बिलीव नहीं कर रहे थे, बड़े बड़े चैनल्स को, बट सिद्धांत सिब्बल ने अगर ट्वीट किया है तो सही ही लिखा होगा। कितना प्रेशर था आप लोगों के ऊपर? मेरे पर एज सच कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि मैं ये करीब 5-6 सालों से रेगुलरली कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मेरा अकाउंट तो 2008 का है, पर मैं इसमें एक्टिव हुआ 2017 या 18 से। जब इससे पहले जब टेरर अटैक हुआ था पुलवामा में, तब भी मैं उतना ही एक्टिव था, पर इस बार भी मैं उतना एक्टिव था, पर इस बार आई कॉट द अटेंशन। सारे लोग फॉलो कर रहे थे और इंगेज कर रहे थे। मुझे बहुत मैसेजेस आए, मेरे को बहुत सारे डीएम्स आए, मुझे बहुत सारे इंस्टा में डीएम्स आए, और लोगों ने बहुत टैग करके तारीफ भी की, और बहुत सारे मेम्स भी बने जो मैंने देखे हैं ज़रूर। हमने भी देखे हैं, बैटमैन। इनफैक्ट वो एक रिलीफ देते थे मेरे को, मेरे एक हेक्टिक काम से, क्योंकि उस वक्त बहुत डेवलपमेंट्स हो रही थी, इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट मैं मोबाइल अपना रखता था और जब उठाता था 5 मिनट बाद तो बहुत डेवलपमेंट्स हो जाती थी, और हर चीज़ को कॉशियसली लेना भी होता था, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा था। क्या गलत है, क्या सही है, ये देखने वाली बात भी थी मेरे लिए। तो उसको खबर आना, उसको फिर परखना और देखना कि क्या यह सच है, क्योंकि आप जो पोस्ट कर रहे हैं वो ना केवल भारत में देखा जा रहा है, वो ग्लोबल कैपिटल्स में देखा जा रहा है। मुझे इतना पता था कि दुनिया भर की कैपिटल्स मुझे देख रही हैं और फॉलो कर रही हैं, क्या डेवलपमेंट हो रही है। वो ज़रूर रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे, पर वो उन पोस्ट को ना केवल देख रहे थे, पर वो उनको स्क्रीनशॉट बना के भी रख रहे थे। तो मुझे पता था, पर एज सच मुझे कोई प्रेशर नहीं लगा, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस बन गया है मेरा। एक तरफ से खबर को ब्रेक करना, खबर को समझना और खबर को सिंप्लीफाई करके अपने व्यूअर्स को दिखाना। बट आपको ये नहीं लग रहा था कि अगर रात में सो गया और कोई बड़ी अपडेट आ गई और वो निकल गई हाथ से, फिर क्या करूँगा? तो ऐसा मेरे ख्याल से हुआ था, और बहुत सारे मेम्स भी बने थे, पर मेरा फोकस यही था कि मैं कितनी देर उठ सकता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि 7 या 6 तारीख से लेकर करीब 11 तारीख तक मैं बेयर मिनिमम सोया हूँ, और बेयर मिनिमम भी वही सोया हूँ जो मैं बस बैठा हूँ और मैं सो गया हूँ। बट मुझे नहीं लगता कि आपको नींद आई होगी। नहीं, वो जब मैं उठता था तो मैं बड़े एंग्जाइटी से उठता था कि मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया या कोई डेवलपमेंट तो नहीं हो गई। तो एक कॉन्स्टेंटली देखना, परखना, ऑफिस इंफॉर्मेशन देना, ऑफिस से बातचीत रेगुलरली, ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे पहले सटीक खबर देना, और एक तरफ से पोस्ट भी करना। तो एक तरफ से हेक्टिक था। मैं बोलूँगा कि जो मैं इंसान 6 तारीख को था, वो मैं इंसान 12 तारीख को नहीं था। ऐसा क्या बदला ये कि एक तरफ से प्रेशर में काम करने का एक मेरे लिए माहौल बदला, कि कैसे जब इंफॉर्मेशन मेरे लिए रोज़ ब्रेक होती थी, उससे पहले भी, और मैं उसको चलाता था, ब्रेक करता था, ऑफिस भी ब्रेक करता था। पर वो जो 4 दिनों में, 5 दिनों में हुआ, उसमें मेरी जो सिस्टम है, मेरा जो अपना सिस्टम है टू ब्रेक स्टोरीज, उसमें काफ़ी रिफॉर्म्स आए मेरे लिए। अभी मतलब वैसे ना हो कुछ भी, पर अगर कोई क्राइसिस होता है तो आई विल बी मोर वेल प्रिपेयर्ड टू डील विद
the challenges. अच्छा, वैसे किसी भी रिपोर्टर से कभी उसका सोर्स नहीं पूछना चाहिए, बट सिंस आप जो भी अपडेट्स दे रहे हैं, वीडियोस दे रहे हैं, वो आपको एकदम वेरीफाई करके ही डालना होता है हाँ, वहाँ पर। correct. आपके सोर्स क्या होते हैं? मैं बोलूँगा कि ये सोर्सेज ओवरनाइट नहीं बनते हैं, इसमें मेहनत लगती है, साल का एक्सपीरियंसेस आता है। मेरा मतलब मैं मीडिया में 2008-9 से हूँ, 9 से हूँ। ये मेरी दूसरी जॉब है और मैं फॉरेन पॉलिसी कवर कर रहा हूँ 2015 से, मतलब इन एवरी लेवल पॉसिबल, और एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मेरा 2017-18 से आया। तो मेरे सोर्सेज बन रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं। सोर्सेज बनाना एक इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तो अभी सोर्सेज ऐसे नहीं हुआ कि रात को बन गए। सोर्सेज ये मेरे पुराने थे, पुराने दोस्त, पुराने लोग जो मुझसे इंगेज करते थे। तो मैं यही बोलूँगा कि मतलब मैं तो उनको शुक्रिया ही करूँगा आपके माध्यम से उनको, कि उनकी वजह से एक तरफ से मेरे को अच्छा सटीक खबर देने का मौका मिला। क्योंकि उस दौरान काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैल रही थी, तो इवन हम लोग भी वेरीफाई करने के लिए, अच्छा सिद्धांत सिब्बल ने क्या ट्वीट किया है, यहीं पर जा रहे थे। ठीक है, अभी बहुत सारे सवाल मेरे मन में और भी हैं, बट मुझे लग रहा है आपके पास उतना टाइम होगा नहीं, बिकॉज यू टू लाइक पुट ऑल द अपडेट्स ऑन ट्विटर कि अभी कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है, कहाँ क्या हुआ है। तो अच्छा, जो आपको भी लेकर आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी बड़ी है, ये थोड़ा मेरा एक अलग सवाल है। हाउ यू आर मैनेजिंग दैट? I have seen the tweets, I have seen the comments. People are like digging your old tweets. पता कर रहे हैं सिद्धांत सिब्बल 2 साल पहले क्या लिख रहे थे, 3 साल पहले क्या लिख रहे थे, कहाँ थे. How you are dealing with that? I'm enjoying it. मतलब मतलब मैंने पुराने ट्वीट्स देखे थे, मतलब मुझे, मतलब देखिए मेरा अकाउंट काफ़ी पुराना है, और एक तरफ से जब मैं कॉलेज टाइम में था तब से है मेरा अकाउंट ये। तो मुझे नहीं अंदेशा था कि मैं ये जो तब चीज़ें जो ट्वीट कर रहा था वो अब याद आएंगी, लोग मुझे काफ़ी स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं अब बाहर। करेक्ट, तो लोग अब उसको देख रहे हैं। आई एम जस्ट एंजॉइंग इट। आई डोंट डिलीट हिस्ट्री मेक्स यू फ्यूचर, है ना। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे मैं डिलीट नहीं करूँगा, मैं आई विल बी देयर, बट what should I say? Today I'm a different person than I was a person who was like 5 years ago or 10 years ago. You evolve over time. You become a different person. Today, what I am doing is doing what I'm supposed to do. And that time I was doing what I was supposed to do that time. But Even I have read those tweets. I know. But that's it. And I would only thank people for giving me old memories back. I would thank people for respecting me, and I would thank people for believing in me that I'm doing my good job. That's it. बट मुझे लगता है कि इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, कितने सारे लोगों का विश्वास है। Correct. मतलब I'm more cautious now, I would say, because I don't want to be part of any wrongdoing. I want to be clear. My USP has been to cut the clutter. है ना। वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, और इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के अंदर आपको you need to have that clear 1 line 10 lines, because you're being bombed by information all the time. आप मोबाइल खोलें, आप कुछ भी देखें, है ना। एक टाइम था इंफॉर्मेशन कम होती थी, पर इस टाइम में इंफॉर्मेशन कम नहीं है। तो माई USP which has worked for me is giving information in bits and pieces, clear information without any biases. People might say many things, but I want to be clear. I want to be crystal clear in my reportage that this is the fact. I believe that my viewers are intelligent enough to know the context in terms of what I am doing, in terms of writing, and they're intelligent enough to make their opinions. देखिए मेरा मानना है कि ओपिनियन सबके पास है आज की तारीख में, सब ओपिनियंस दे सकते हैं, सबको पता है कि क्या क्या हो सकता है। बट आई हैव सीन कि आप फैक्ट्स देते हैं ऑन सोशल मीडिया रादर देन गिविंग द ओपिनियन। करेक्ट, बिकॉज सोशल मीडिया इज टुडे मोर अबाउट ओपिनियंस। एवरीवन वांट्स टू गिव ओपिनियन कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। So people want someone who can at least give facts, then they can form opinion, which is okay for me. So I want to work on facts. I don't want to work on opinions. I have opinions. I can have a lot of opinions, but I don't see a point right now. Maybe in future. In another podcast. Let's see, maybe. And till then, you enjoy those memes. Yeah, I'm definitely enjoying and those the memes. fan following.
Correct. I mean, again, I'll just say thanks to them for, I mean, giving so much respect and so much love and affection on social And media. trust. I think And trust. trust as well. And it's very rare because look, social media is a double-edged sword. It can kill you as well. Yes. So to get respect on social media, spontaneous respect is a big deal, I would say, in many ways for me. And also it adds risk also कि Yeah, I जितना mean, easily respect I'm दे a दें. I'm a very cautious person in many ways. I weigh everything before I do. I mean, I know the field I am. I mean, one wrong thing and you'll be dead. And you are done. Then Yes. you will get a tag कि अच्छा ठीक है इनका तो यहाँ से होगा वहाँ से होगा ये सब चीज़ें आ Correct, जाएंगी. correct. There are a lot of theories. I read every theory around. I mean, I use a lot of systems and ways to understand things around. So, I mean, I do a lot of research to make a comment. Usually, I don't do. I mean, I do mistakes as well. I'm a human at the end of the day, but I try to reduce my mistakes. I can say that. And good research. That is Yes, most I do important read a thing. lot. I do read a lot. I can read fast as well. I can read very fast. कभी ऐसा भी होता है कि ये जियो पॉलिटिक्स वगैरह पढ़ने के अलावा नेटफ्लिक्स पर जाकर बिंज वॉच करो देखिए टू हैव अ नॉर्मल लाइफ. to have a normal life is the toughest question you asked so far, I Oh. would say. But I would say yes, there are periods of relaxations. Not that there are no periods of relaxation, but I think when you love your job, you really Yeah. enjoy it. So I love my job, so I enjoy it. Nice. That's why you work even on weekends. Yeah. So it's like people do ask me this question that आप तो वीकेंड में भी काम कर रहे हैं और सैटरडे संडे आ गया, पर मैं सबको बोलता हूँ ऐसा मुझे नहीं लगता है. मुझे लगता है कि ये जेन्युइनली इंजॉयबल है कि ऐसा हुआ है. सो दैट्स इट. चलिए थैंक यू सो मच. आई थिंक आपका काफ़ी अच्छा खासा हमने टाइम ले लिया है और आगे भी जो भी डेवलपमेंट्स होंगे उस पर हम कोशिश करेंगे कि फिर से आपको Sure. बुलाएं यहाँ पर और आपके साथ डिटेल में बाकी चीज़ें समझें. लेकिन जो चाइना को लेकर अमेरिका को लेकर जो मुझे कुछ सवाल थे और हमारी टीम से भी हमने पूछा था कि जो सवाल सिद्धांत जी से पूछने हैं वो बताएं, तो आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट.